हेलो बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लेक्चर नंबर 4 में। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे दर्पण सूत्र। तो हेडिंग बना लीजिएगा, मिरर फार्मूला। तो पहले हम इस फार्मूले को नोट कर ले रहे हैं। 1/f = 1/v + 1/u। यह किसी दर्पण की फोकस दूरी तथा दर्पण से वस्तु की स्थिति एवं दर्पण से प्रतिबिंब की स्थिति में संबंध को प्रदर्शित करने वाला सूत्र है। और आज हम इस लेक्चर नंबर 4 में इसी सूत्र का डेरिवेशन करेंगे। तो चलिए बच्चों, हेडिंग बना दीजिए प्रूफ। आइए देखते हैं ये फार्मूला किसी अवतल अथवा उत्तल गोलीय दर्पण के लिए कैसे डिराइव किया जाएगा या उसकी व्युत्पत्ति कैसी हुई। तो उसके लिए पहले हम किरण आरेख बना लेते हैं। ध्यान रहे, हम ये फार्मूला अवतल दर्पण के लिए प्राप्त कर रहे हैं और उसके बाद आपको उत्तल दर्पण के लिए यही सूत्र खुद से डेरिवेशन करना होगा, जिसका हम किरण आरेख बनाकर दे देंगे और आप खुद से ट्राई करेंगे। तो चलिए, उसके लिए हम मान लेते हैं कि कोई परिमित आकार की वस्तु है AB और यह वस्तु दर्पण M1 M2 के मुख्य अक्ष पर स्थित है तथा इसकी दर्पण के ध्रुव से वस्तु की स्थिति U है। तो ये दर्पण की ध्रुव से वस्तु की स्थिति है। पहले हम इस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त कर लेते हैं, जिसके लिए मुझे दो किरणें इस दर्पण की ओर खींचना पड़ेगा। तो चलिए, उसके लिए एक समांतर किरण और एक किरण हम इस दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती हुई खींच रहे हैं। तो ये दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी, उसी बिंदु पर इस वस्तु AB का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो चलिए देखिए, ये मान लेते हैं कि किरण है जो यहाँ बिंदु C, मान लीजिए कि बिंदु ये C पर आप C तो इसका वक्रता केंद्र है, तो कुछ अलग पॉइंट मान लेते हैं। तो इस किरण का नाम रख दे रहे हैं हम M। और ये किरण BM जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है। आपको पता है कि जो किरण किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, वह परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो इस दर्पण का मुख्य फोकस यदि यहाँ पर हो F, तो ये किरण इस दर्पण के फोकस से गुजरेगी। देख सकते हैं आप फिगर में। तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी, वहीं इस वस्तु AB का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो अभी तो हमने केवल एक किरण बनाया जो कि मुख्य अक्ष के समांतर थी और वह परावर्तन के पश्चात इस दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरी है। दूसरी किरण जो हम खींचे हैं इस दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। तो आपको पता होगा, जो किरण किसी दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, वह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौटती है। तो ये किरण इसी मार्ग पे वापस लौटेगी। तो ये और ये दोनों परावर्तित किरणें हुई और ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी, वहां उस बिंदु का प्रतिबिंब बनेगा जिस बिंदु से ये किरणें चली थी। तो ये दोनों किरणें वस्तु AB के बिंदु B से चली हैं। तो यहाँ पर बिंदु B का एक प्रतिबिंब बनेगा जो कि वास्तविक होगा, क्योंकि ये किरणें वास्तव में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि इसका प्रतिबिंब B' है।
अब हमें पता है कि ये वस्तु मुख्य अक्ष के अभिलंबवत थी, तो बी डैश से लंबवत रेखा खींच दें तो वो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी वहीं ए का प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ वस्तु ए बी का एक उल्टा वास्तविक व छोटा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त हुआ है। चलिए हम इस प्रतिबिंब की स्थिति मान लेते हैं v। तो ये प्रतिबिंब ध्रुव से कितनी दूरी पर, मान लिया हमने v दूरी पर है। और दूरियां जो हैं, ये वक्रता केंद्र है, आपको पता है कि वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की जो दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसको हम r से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हो गई आपकी वक्रता त्रिज्या। और किसी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है वह उस दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है, जिसे स्मॉल f से प्रदर्शित किया जाता है। तो चलिए हम इसको भी डायग्राम में दिखा देते हैं। और अब डेरिवेशन स्टार्ट करने के पहले यहाँ जिस बिंदु पर यह समांतर किरण आपतित हुई है उस बिंदु से हम एक परपेंडिकुलर अर्थात अभिलंब खींच ले रहे हैं ताकि हमें यहाँ एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो जाए। तो ये अभिलंब जो है मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आपतित हुआ, जिस बिंदु पर डाले हैं उस बिंदु को मान लेते हैं कि M है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे माना। तो माना में आप क्या लिखेंगे, अभी मैं ये फार्मूला मिटा दे रहा हूं। चलिए देखिए बच्चों, हमने मान लिया कि कोई अवतल दर्पण है M1 M2 जिसकी वक्रता त्रिज्या कैपिटल R एवं फोकस दूरी स्मॉल f है, तथा इस दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक परिमित आकार की वस्तु AB मुख्य अक्ष के अभिलंबवत स्थित है, जिसका वास्तविक एवं उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब A डैश B डैश दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच प्राप्त होता है, एवं दर्पण से वस्तु AB की स्थिति अर्थात दूरी U है तथा दर्पण से प्रतिबिंब A डैश B डैश की स्थिति V है। इतना बच्चों आपको मानना में लिखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माना कोई अवतल दर्पण M1 M2 है जिसकी वक्रता त्रिज्या कैपिटल R व फोकस दूरी स्मॉल f है, तथा दर्पण के मुख्य अक्ष पर परिमित आकार की वस्तु AB अक्ष से अभिलंबवत स्थित है, जिसका दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा व छोटा प्रतिबिंब
ए डैश बी डैश दर्पण के वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के बीच प्राप्त होता है एवं दर्पण से वस्तु की स्थिति U तथा प्रतिबिंब की स्थिति V है। ठीक है बच्चों, कॉपी में आप इसे नोट करते चलेंगे। देखिए मैंने क्या क्या लिखा माना में। माना कोई अवतल दर्पण M1 M2 है। आप यहाँ डायग्राम में देखिए, ये M1 M2 है जो कि एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या कैपिटल R है। ये वक्रता त्रिज्या C और P के बीच की जो दूरी है वो कैपिटल R है तथा फोकस दूरी एक स्मॉल f है। ये देखिए फोकस दूरी स्मॉल f है। और हमने साथ ही ये भी माना दर्पण के मुख्य अक्ष पर परिमित आकार की वस्तु AB अक्ष से अभिलंबवत यानी अक्ष के साथ 90 अंश के कोण पर स्थित है और जिसका दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा व छोटा प्रतिबिंब A डैश B डैश दर्पण के वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच प्राप्त होता है एवं दर्पण से वस्तु की स्थिति U है तथा दर्पण से प्रतिबिंब की स्थिति V है। तो चलिए बच्चों, इसको आप नोट करिए फटाफट, फिर डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आगे देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे इस त्रिभुज, जो कि आपको दो समकोण त्रिभुज दिख रहे होंगे, ये और ये। इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम ऐसे बाहर बना लें तो कुछ इस तरह त्रिभुज यहाँ दिखेंगे आपको। ये है वस्तु AB और ये वक्रता केंद्र C है तथा ये है प्रतिबिंब A डैश B डैश। तो समकोण त्रिभुजों ABC BAC व त्रिभुज CA डैश B डैश में आप थोड़ा यहाँ ज्यामिति का प्रयोग करेंगे। ये एंगल 90 डिग्री है क्योंकि हमने माना था कि वस्तु मुख्य अक्ष के अभिलंबवत रखी हुई है, तो ये कोण 90 डिग्री है और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। कितना होगा ये तो नहीं पता, पर ये जरूर पता है कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये दोनों हम लिख रहे हैं। तो कोण A = कोण A डैश, आप यहाँ कोष्टक में कारण दिखा दीजिए क्यों बराबर हैं, तो लिख दीजिए प्रत्येक 90 डिग्री है। दोनों कोण 90 अंश है, इसलिए ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। और कोण ACB इक्वल है कोण CA डैश B डैश के। कोण CA डैश B डैश के ये क्यों बराबर हैं? शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हैं। शीर्षाभिमुख कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए बराबर है। इसलिए त्रिभुज BAC समरूप होगा त्रिभुज CA डैश B डैश के। जब दो त्रिभुजों में दो संगत कोण बराबर होते हैं तो तीसरा तो होगा ही, और जब किन्हीं दो त्रिभुजों के सभी संगत कोण बराबर होते हैं तो ऐसे त्रिभुज को समरूप त्रिभुज कहते हैं, सिमिलर ट्रायंगल है। और यदि ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं तो हमें क्या निष्कर्ष निकल कर आएगा सामने, उसको देखिए। तो इधर का मैं मिटा रहा हूं,
क्लास 9th में जियोमेट्री में आप पढ़े होंगे सिंगुलर ट्रिंगल, समरूप त्रिभुज। यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी, अर्थात संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं, इस त्रिभुज का ये परपेंडिकुलर है AB, तो इसको नोट कर लेते हैं अपॉन। अब अगर हम दूसरे त्रिभुज की बात करें तो दूसरे वाले त्रिभुज में परपेंडिकुलर है A', B', तो AB अपॉन A', B' प्राप्त होगा, ये इक्वल होगा। अब इसका बेस है AC, तो उसको नोट कर ले रहे हैं AC। अब दूसरे वाले ट्रायंगल में बात करें तो उसका बेस है A', ये इक्वल होंगे। हालांकि हम तीसरी साइड भी लिख सकते हैं BC बटे B', पर उसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम इतना ही लिखेंगे। चलिए इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह अगर हम इस डायग्राम में आकर दोबारा देखें तो इधर हमको ये दो और समरूप त्रिभुज बने हुए दिखेंगे। चलिए यहाँ मैं इसको बनाकर दिखा दे रहा हूँ। एक साइड ये है और एक ये किरण है, यहाँ प्रतिबिंब है वस्तु का A', B', और ये है M और यहाँ है पॉइंट N। इन दोनों त्रिभुजों को मैंने यहाँ बनाकर दिखा दिया आपको, और ये है मुख्य फोकस F। तो इस त्रिभुज में ये वाला कोण 90 डिग्री, तो यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री होगा, और ये मैंने खुद से परपेंडिकुलर बनाया था तो ये भी कोण 90 डिग्री होगा, और ये इस कोण के बराबर होगा शीर्ष अभिमुख कोण से। तो पूरा वही कहानी रिपीट हो रही है। जब एक ही प्रश्न में एक ही तरह की कैलकुलेशन आए तो हम उसको दोबारा न करके लिख देते हैं इसी प्रकार। तो हम लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज B', सिमिलर होगा त्रिभुज MNF के। त्रिभुज MNF, ये दोनों त्रिभुज भी समरूप त्रिभुज होंगे। अगर ये भी समरूप त्रिभुज है तो इनकी भी संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी। तो इनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हैं। तो चलिए हम इसको थोड़ा उल्टा लिख दिए, पहले हमको इस ट्रायंगल में लिखना चाहिए था, फिर से हम नोट कर दे रहे हैं। त्रिभुज MNF समरूप होगा त्रिभुज B', के। हालांकि इसको पलटने से या ना पलटने से कोई फर्क पड़ता ना, इक्वेशन थोड़ा पलट कर बनता, उससे हमारा डेरिवेशन ना खराब होता, लेकिन अगर हम पहले से ही व्यवस्थित रहेंगे तो अच्छा होगा, इसलिए मैंने इसको दोबारा नोट कर लिया। तो चलिए इस साइड त्रिभुज में इसका परपेंडिकुलर है MN, और इधर वाले त्रिभुज में इसका परपेंडिकुलर है A', B', ये इक्वल होगा। अब इसकी बेस है इस ट्रायंगल की NF, और इस ट्रायंगल की बेस है A', ये इक्वेशन बना। अब देखिए इधर का मिटा दे रहे हैं, और इस त्रिभुज का भी अब कोई जरूरत नहीं, इसको भी हम मिटा दे रहे हैं। चलिए देखिए, चूंकि BM समांतर है AN की, या आप AP लिख सकते हैं। ये साइड इस साइड के परपेंडिकुलर है क्योंकि ये मुख्य अक्ष है, और हम मुख्य अक्ष के समांतर ही एक आपतित किरण खींचे हुए हैं। और आपको पता है किन्हीं दो समांतर रेखाओं के बीच खींची गई सभी लंबवत रेखाएं आपस में समान होती हैं। दो समांतर रेखाओं के बीच, अर्थात हम कोई भी कितने भी परपेंडिकुलर खींच दें, कितने भी लंबवत रेखाएं खींच दें, वो सभी लंबवत रेखाएं आपस में समान होती हैं। तो यहाँ AB तो परपेंडिकुलर है ही, जो कि ऑब्जेक्ट है, और यहाँ मैंने MN को भी परपेंडिकुलर बनाया था। तो MN इज इक्वल्स टू
एम एन इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं ए बी। अब ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें, एम एन की वैल्यू यहाँ रख दें, तो मिलेगा आपको ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू एन एफ अपॉन ए डैश एफ। ये इक्वेशन मान लेते हैं 2। चलिए बच्चों, दो इक्वेशन हम बना लीजिए, इन दोनों इक्वेशन में कंपैरिजन करिए, तुलना करिए। तो ए बी बटे ए डैश बी डैश की वैल्यू ये भी है और ए बी बटे ए डैश बी डैश की वैल्यू ये है, यानी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के एलएचएस समान है। अगर किन्हीं दो समीकरणों में बायां पक्ष समान है तो दायां पक्ष भी समान माना जाएगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से एलएचएस इक्वल है तो हम आरएचएस को इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ए सी, इक्वेशन नंबर 1 का जो राइट साइड है, राइट हैंड साइड है, ए सी बटे ए डैश सी है, ये इक्वल होगा एन एफ बटे ए डैश एफ। चलिए अब हम देखते हैं ए सी इस डायग्राम में कहां से कहां तक की माप है। तो ए यहां है और सी यहां है। ए सी ये वाली डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ए सी है। इसकी माप तो हमें नहीं पता है, पर यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमें पता है। ए से पी तक की डिस्टेंस पता है। ए से पी तक की डिस्टेंस है यू, क्योंकि ये वस्तु की स्थिति है। तो चलिए यहाँ अगर हम थोड़ा ज्योमेट्री का प्रयोग करें, और सी से पी तक की भी डिस्टेंस पता है, क्योंकि ये वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैपिटल आर है। तो आप ए सी को लिख सकते हैं, ए सी इक्वल्स टू ए पी माइनस सी पी। ए सी को आप रिप्लेस कर सकते हैं ए पी माइनस सी पी बाई ज्योमेट्री। तो यहाँ आप हटा दीजिए इसको, तो ये इक्वेशन बनेगी। ए सी को हम हटा रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं इसको, ए पी माइनस सी पी, अरे सॉरी ये मैं क्या लिख, ए पी माइनस सी पी अपॉन ए डैश सी। चलिए उसको देखते हैं। ए डैश यहाँ पर है और सी यहाँ पर है, ये भी वैल्यू हमको नहीं पता, इसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा। ए डैश सी तो नहीं पता, पर सी से पी तक की डिस्टेंस पता है और ए डैश से पी तक की डिस्टेंस पता है, ए डैश से पी तक की डिस्टेंस भी है। तो चलिए इसको हम ए डैश सी को सी पी माइनस ए डैश पी में चेंज कर दे रहे हैं। ए डैश पी, देखिए ए डैश सी हो जाएगा आपका सी पी माइनस ए डैश पी। ए डैश सी ये सी से पी तक की डिस्टेंस और ए डैश पी तक की डिस्टेंस को घटाने पर प्राप्त होगा। तो चलिए उसको भी हम चेंज कर दे रहे हैं। ए डैश सी को हम लिख दे रहे हैं, ए डैश सी को लिख रहे हैं ए सी पी माइनस ए डैश पी इक्वल्स टू एन एफ। चलिए एन एफ को रहने देते हैं, इसको हम नहीं बदल पा रहे हैं, अपॉन ए डैश एफ। ए डैश डिस्टेंस ये है और एफ ये है, इसको तो चेंज कर सकते हैं। ए डैश एफ को देखिए ध्यान से। ए डैश एफ को आप लिख सकते हैं ए डैश पी माइनस एफ पी। ए डैश पी माइनस एफ पी। ए डैश पी, ए से ए डैश से पी तक की डिस्टेंस में से अगर हम एफ से पी तक की डिस्टेंस माइनस कर दें तो ये बीच वाली डिस्टेंस ही बचेगी। तो ए डैश एफ इज इक्वल टू हो जाएगा ए डैश पी माइनस एफ पी। तो चलिए इसको रिप्लेस कर दे रहे हैं। तो ए डैश एफ के स्थान पर हम लिखेंगे ये वैल्यू, तो ए डैश पी माइनस एफ पी। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज कर इतना आप नोट करिए, तो फिर डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए आप इसे नोट कर लिए होंगे। आगे देखिए,
ए से डिस्टेंस पी तक की जो है वो तो आपको मालूम है यू, पर हमें एन एफ नहीं पता। एन से एफ ये वाली चीज नहीं पता। अगर एफ से पी तक या पी से एफ तक की डिस्टेंस होती उसको हम कैलकुलेट कर लेते। तो यहाँ इस डेरिवेशन में हमको एक मानना पड़ेगा। मानना ये है, यदि दर्पण कम वक्रीय हो, यदि दर्पण कम वक्रीय हो और किरण बीएम दर्पण के मुख्य अक्ष के अति समीप हो, अति समीप मतलब बहुत पास हो, तो सोचिए अगर ये दर्पण कम वक्री हो। ध्यान रहे बच्चों, क्लास 12th में जितने भी डेरिवेशन है, चाहे वो दर्पण के हो या लेंस के हो, अधिक वक्रीय, इतना वक्रीय दर्पण के लिए हम फार्मूला नहीं डिराइव किए हैं। या अगर लेंस है, बहुत मोटा लेंस है जिसका वक्र पृष्ठ बहुत अधिक है, तो उसके लिए लेंस फार्मूला भी काम नहीं करता, उसमें दोष आ जाते हैं। तो अभी हम ये कंडीशन लगा करके फार्मूला को प्राप्त कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, अगर ये जो समांतर किरण है BM, अगर ये मुख्य अक्ष AP के बहुत पास होती तो ये बिंदु M यहाँ कहीं होता, और अगर ये बिंदु M यहाँ कहीं होता तो इससे जो हम परपेंडिकुलर डालते MN, उसका पॉइंट N P के लगभग पास ही होता। तो उस पर हम लिख सकते थे FN की वैल्यू FP के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि FN की वैल्यू FP के बराबर है, और किसकी NF की वैल्यू भी हमको नहीं पता है। FN तो NF एक ही बात है, और AP पता है, CP पता है, CP A'P भी पता है, और सब कुछ पता है। तो इस इक्वेशन को चलिए कन्वर्ट कर देते हैं, NF को हटा दे रहे हैं, तो AP माइनस CP बटे CP माइनस A'P इज इक्वल्स टू FN को हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं FP अपॉन A'P माइनस FP A'P माइनस FP। चलिए देखिए, अब रखना वैल्यू आपको। तो ध्यान रहे, ये सारी माप, चाहे AP की वैल्यू हो, चाहे CP की वैल्यू हो, चाहे FP की वैल्यू हो, किसी की भी माप रखनी है, हम दर्पण में आपको बताए हैं चिन्ह परिपाटी, साइन सेजमेंट, यानी चिन्ह का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए वैल्यू रखनी है। और अवतल दर्पण में सारी मापदंड दर्पण की बाईं ओर ही हैं। तो जो किरण आपतित किरण की दिशा में होगी उसकी माप हम लेंगे पॉजिटिव, और जो परावर्तित किरण की दिशा में होगी उसको निगेटिव। तो चलिए यहाँ देखते हैं, A से P तक की डिस्टेंस AP, तो ये U है, परंतु यहाँ हम माइनस U लगाएंगे क्योंकि इस साइड की डायरेक्शन क्योंकि दूरियां हम सदैव ध्रुव से वस्तु तक की मापते हैं, कभी भी वस्तु से ध्रुव की ओर दूरी नहीं मापी जाती। तो अगर हम ध्रुव से दूरियां मापेंगे तो यहाँ U, V, R और F ये सारे निगेटिव होंगे। तो चलिए रख देते हैं वैल्यू, माइनस CP, C से P, हम पढ़ तो रहे हैं CP, लेकिन मिरर में जो हमारा कॉन्सेप्ट है, हम दूरी को तो सदैव ध्रुव से मापते हैं, C से P तक की डिस्टेंस नहीं बल्कि P से C तक की डिस्टेंस लेना पड़ता है। तो P से C तक की डिस्टेंस होगी -R,
क्योंकि सी या पी, सी से पी या पी से सी तक की डिस्टेंस तो आर है, पर ये निगेटिव साइन के साथ ली जाएगी तो माइनस आर हो जाएगा, और यहाँ पुनः माइनस आर आएगा, और माइनस ए डैश पी, ए डैश पी ये भी निगेटिव होगी तो ये है यू वी, इसमें हम रखेंगे माइनस वी अपॉन, सॉरी ये मैं कहाँ दिया, ए डैश पी माइनस वी, तो माइनस वी यहाँ आएगा आपका, इक्वल के स्थान पर इक्वल लगाएंगे, एफ पी, एफ से पी तक की डिस्टेंस ये माइनस एफ है तो यहाँ रखेंगे माइनस एफ, और ए डैश पी, फिर से ए डैश पी आया जिसकी वैल्यू माइनस वी है, हम रखेंगे माइनस वी, और माइनस एफ पी, तो एफ से पी तक की डिस्टेंस है माइनस वी, तो यहाँ रखेंगे माइनस वी। ठीक है बच्चों, कंफ्यूज मत होइए, आप चाहें तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, ए पी और है सी पी और है फिर सी पी, ए डैश पी है, ए डैश पी और एफ पी है, एफ पी और ए डैश पी जिसको हम नोट कर चुके हैं, और एफ पी, इतनी दूरियां हैं। अगर साइन सेगमेंट का ध्यान नहीं रखे, यहाँ अगर गड़बड़ी हुई तो डेरिवेशन आएगा नहीं, फार्मूला हम ड्राइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस डेरिवेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही आपको ध्यान देना होगा। तो चलिए देखिए, ए पी, ए से पी तक की डिस्टेंस माइनस यू, सी पी, सी से पी तक की, मैं गलत बोल रहा हूँ, सी से पी तक नहीं बल्कि पी से सी तक की, तो ये डिस्टेंस माइनस आर होगी, और ए डैश पी, ए डैश पी ये होगी आपकी माइनस वी, और एफ पी, एफ से पी तक की डिस्टेंस होगी माइनस एफ। तो चलिए चेक कर लेते हैं एक बार, ए से पी तक की डिस्टेंस मैंने यू रखा, और सी से पी तक की डिस्टेंस मैंने माइनस आर रखा, और यहाँ पुनः सी पी आ गया, ए डैश पी की वैल्यू मैंने माइनस बी रखा, ठीक है, एफ से पी तक की वैल्यू मैंने माइनस एफ रखा यानी एफ पी, और ए डैश पी की वैल्यू मैंने माइनस बी रखा, वो भी ठीक है, यहाँ आप मिलाते रहिएगा, और एफ से पी तक की डिस्टेंस माइनस बी रखा यानी एफ पी इज इक्वल्स टू एफ पी, अभी यहाँ गलत हो जाता है, एफ पी, एफ से पी तक की, पी से एफ तक की डिस्टेंस माइनस एफ होगी। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, किसी भी तरह की वैल्यू रखकर एक बार कैलकुलेशन करने से पहले उसको चेक जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो आप यहीं फंस जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो ये हो जाएगा माइनस यू, और ये माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, आर के स्थान पर आप कर सकते हैं 2f, जो कि r इज इक्वल टू 2f। इसके पहले लेक्चर नंबर 3 में मैंने इसका डेरिवेशन किया था, किसी भी दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होती है। तो यहाँ फिर से वही वैल्यू रख देंगे, r के स्थान पर 2f माइनस ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई फिर से हो जाएगा प्लस, और v इज इक्वल्स टू माइनस एफ अपॉन माइनस वी, ये हो जाएगा प्लस एफ। ठीक है बच्चों, यहाँ आप लिख दीजिएगा, चूंकि r इज इक्वल्स टू 2f, किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होती है। तो चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो इसका गुणा इसमें करना है और इसका गुणा इसमें, तो पहले माइनस बी का गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यू वी हो जाएगा, फिर इसका गुणा इसमें होगा तो प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, और एफ वी ये हो जाएगा 2FV, फिर उसके बाद एफ का गुणा करेंगे तो ये प्लस माइनस का गुणा प्लस होगा, सॉरी माइनस होगा, और ये हो जाएगा UF, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2f² इक्वल, अब इस माइनस एफ का गुणा इसमें करना है तो ये माइनस माइनस पहले प्लस हो जाएगा और 2f² आएगा, और ये माइनस प्लस का गुणा माइनस होगा, FV आएगा। तो जो कट रहा है उसको काट दीजिए, 2f² से 2f² कट गया, UV माइनस 2FV, इधर FV माइनस में इसको अगर इस साइड में लाएं तो ये हो जाएगा प्लस FV
माइनस यू एफ इस साइड में बचा है, अब उधर बचा क्या, 0 आपका। चलिए इसको नोट कर लेते हैं। तो यूवी आपको नीचे दिख नहीं रहा होगा, चलिए इतना नोट करिए, फिर इस डेरिवेशन को हम आगे करते हैं। फटाफट नोट करें इसको। सारी वैल्यू रखने के बाद मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उसके आगे देखिए तो ये हो जाएगा आपका यूवी, ये घट जाएगा आपका माइनस प्लस, तो यहाँ आएगा माइनस, तो एफ वी में एफ वी घट जाएगा तो एफ वी बचेगा, और माइनस यू एफ इज इक्वल्स टू 0। ऐसा करते हैं, जो माइनस वाली वैल्यू है उस साइड कर देते हैं, प्लस हो जाएगी, तो ये यू वी इज इक्वल्स टू एफ वी प्लस यू एफ हो जाएगा। दोनों पक्षों में UVF से भाग देने पर आप दोनों साइड UVF से डिवाइड कर दीजिए, तो इधर UV बटे UVF इज इक्वल्स टू इधर FV बटे UVF प्लस UF बटे UVF। हालांकि हमको पूरा डिवाइड करना चाहिए था, पर लास्ट में करना पड़ेगा, यही तो हमने पहले से ही कर दिया। हमने अलग अलग, जब ये प्लस में है दोनों टर्म्स, तो मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया। यहाँ U से U कट जाएगा, V से V कट जाएगा, और उधर F से F, V से V कट जाएगा, यहाँ V से U से U कट जाएगा, F से F कट जाएगा, तो यहाँ बचा आपका 1/F इज इक्वल्स टू, यहाँ बचा आपका 1/U, और यहाँ बचा आपका 1/V। तो यही था आपका डेरिवेशन, यही फार्मूला। इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, प्लस में है कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 1/F इज इक्वल्स टू 1/V प्लस 1/U, चाहे प्लस में है चाहे आप इसको पहले लिखे चाहे इसको पहले लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। प्रूव्ड। नीचे का हम मिटा दे रहे हैं। दर्पण की फोकस दूरी U है दर्पण से वस्तु की स्थिति, इसका भी मात्रक मीटर ही होगा। V है दर्पण से प्रतिबिंब की स्थिति, और इसका भी मात्रक मीटर ही होगा। दर्पण फार्मूला यही उत्तल दर्पण के लिए भी होगा, आप इसे नोट कर लें। ठीक है बच्चों, मिटा रहे हैं इसको हम। हाँ तो चलिए, अब दर्पण फार्मूले के बाद यानी दर्पण सूत्र के बाद अगली हेडिंग बनाएंगे, दर्पण का रेखीय आवर्धन। मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। चलिए फटाफट हेडिंग डालिए, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर।
ठीक है बच्चों, आइए समझते हैं रेखीय आवर्धन क्या है। पहले तो इसका हम सूत्र देख लेते हैं। रेखीय आवर्धन, जिसे हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई I और वस्तु की लंबाई O, अर्थात m इज इक्वल्स टू I बटे O, या m इज इक्वल्स टू माइनस v बटे u। ये दोनों फार्मूले हैं। तो किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को उस दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। अर्थात किसी दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब है, उस प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात ही उस दर्पण का रेखीय आवर्धन कहलाता है। किसी दर्पण का रेखीय आवर्धन यह प्रदर्शित करता है कि वह दर्पण वस्तु की लंबाई की तुलना में प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है। कंपैरिजन है, तुलनात्मक अध्ययन है, लंबाई की वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई है। तो चलिए मैं इसे लिख दे रहा हूं, किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को उस दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। आप नोट करेंगे इसको फटाफट। किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को उस दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। और यह एक विमाहीन राशि है, अर्थात इसकी कोई विमा नहीं, यूनिट नहीं होती इसकी, क्योंकि लंबाई की यूनिट मीटर और दूसरी वाली जो है वस्तु उसकी भी ये लंबाई है, तो इसकी भी यूनिट मीटर ही होगी। तो मीटर से मीटर कट जाएगा, अर्थात इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। तो चलिए इसको फटाफट नोट करिए, तो इसका हम डेरिवेशन कराते हैं। ठीक है बच्चों, आप नोट कर चुके होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रूफ m इज इक्वल्स टू माइनस v बटे u या I बटे O का डेरिवेशन। प्रूफ, मैं हर डेरिवेशन अवतल दर्पण के लिए कर रहा हूं, पर ऐसा मत समझिए कि ये फार्मूला केवल अवतल दर्पण के लिए है। ये सूत्र उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिए है। बस डायग्राम बना करके फार्मूला को डिराइव करने का तरीका अलग है। तो चलिए इसमें भी हम एक अवतल दर्पण ही ले रहे हैं। M1 M2 जिसका ये मुख्य अक्ष है और ये ध्रुव P है, और इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या
सॉरी वक्रता त्रिज्या की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस दर्पण पर हम मान लेते हैं एक वस्तु है ए बी, इसका प्रतिबिंब प्राप्त कर लेते हैं। ये इसके फोकस से होकर गुजरेगा F, और इसके लिए यहाँ कहीं होगा इसका वक्रता केंद्र C। तो एक किरण हम वक्रता केंद्र से ये बना इसका प्रतिबिंब A डैश B डैश। डायग्राम ठीक वैसे ही होगा, पर थोड़ा यहाँ पर कुछ अलग ये है कि एक किरण हम इसके ध्रुव से ले जा रहे हैं, जो इसके ध्रुव पर जाएगी तो ये किरण परावर्तित होकर यहाँ निकलेगी। अब यहाँ आपको दो समकोण त्रिभुज दिख रहे होंगे इस डायग्राम में। एक समकोण त्रिभुज है PAB जो कि इस तरह बना हुआ है। मैं डेरिवेशन को मिटा देता हूँ, डेफिनेशन को। हाँ तो चलिए देखिए, एक ट्रायंगल ये बना हुआ है बड़ा सा आपका, यहाँ है पॉइंट P, ये A और ये B। ये कोण है आपतन कोण, I से रिप्रेजेंट करेंगे, और इधर ये वाला कोण है परावर्तन कोण, इसको R से रिप्रेजेंट करेंगे। और परावर्तन के नियम में आप पढ़े हैं कि I = R होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब अगर हम यहाँ देखें तो एक त्रिभुज आपका ऐसे भी बना हुआ है, ये है B डैश, ये है A डैश, और यहाँ ये जो कोण है R है। अगर हम इस त्रिभुज को ऐसे पलट कर बना दें तो A डैश नीचे चला जाएगा और B डैश ऊपर चला जाएगा, पर कोण R अपने स्थान पर ही रहेगा। पॉइंट तो वही है P। कोण R और कोण I दोनों तो पॉइंट P पर ही बने हैं। तो चलिए देखिए, इस ट्रायंगल को ना हम ध्यान दे रहे हैं, इस ट्रायंगल और इन दोनों ट्रायंगल में। तो त्रिभुज PAB और त्रिभुज PA'B' में कोण A इक्वल है कोण A' के। क्यों इक्वल है? प्रत्येक 90 अंश। ये प्रत्येक यानी दोनों कोण 90 डिग्री हैं, इसलिए ये इक्वल होंगे। अब कोण APB, कोण APB इक्वल होगा कोण A'P'B'। ये क्यों इक्वल है? चूंकि I = R, परावर्तन नियम से I = R है, तो ये I R के इक्वल होगा। इसलिए त्रिभुज PAB सिमिलर होगा त्रिभुज PA''B' के। और यदि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं तो इनकी भी संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी। तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात निकाल लेते हैं। थोड़ा इसमें आपको दिमाग ये लगाना है ताकि बाद में हमें दिक्कत ना हो। प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, हालांकि अगर ये इक्वेशन पलट कर भी हमें प्राप्त होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम बाद में इसको सीधा कर लेंगे। तो पहले से ही अपनी व्यवस्था बनाए रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। A''B' प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब है। तो पहले हम A''B' लिख ले रहे हैं, A''B'। अब दूसरा वाला ट्रायंगल बचता है आपका AB। तो इसका परपेंडिकुलर ये है और इसका परपेंडिकुलर ये है AB। अब बेस की बात करें, आधार की बात करें, तो इसका आधार है A''P और इसका आधार है AP।
ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश ये वस्तु है, परंतु इसको हम ऑब्जेक्ट की प्रतिबिंब की लंबाई आई लिख तो सकते हैं, लेकिन यह मुख्य अक्ष से नीचे की ओर है। तो चिन्ह परिपाटी में हमने आपको बताया कि यदि हम मुख्य अक्ष से नीचे की ओर दूरियां मापते हैं तो वह निगेटिव साइन के साथ ली जाएंगी। तो ये है -i। ए बी जो कि वस्तु की लंबाई है ओ, तो ये मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर है, इसलिए इसमें निगेटिव साइन नहीं आएगा। इज इक्वल्स टू ए डैश पी, ए डैश पी जो कि दर्पण की ध्रुव से प्रतिबिंब की स्थिति है, और इसको हम v से प्रदर्शित करते हैं, ये आपका v, परंतु ये भी डिस्टेंस निगेटिव साइन के साथ ली जाएगी तो -v हो जाएगा। AP A से P यानी ये भी डिस्टेंस वस्तु की स्थिति है, दर्पण से वस्तु की स्थिति, जिसको हम U से प्रदर्शित करते हैं, परंतु ये भी निगेटिव साइन के साथ ली जाएगी तो -u हो जाएगा। इसका माइनस तो कट जाएगा, -i/o इज इक्वल्स टू v/u, या आप दोनों तरफ माइनस का गुणा कर देंगे तो i/o इज इक्वल्स टू मिल जाएगा आपको -v/u, अर्थात फार्मूला मिला। अतः दर्पण का रेखीय आवर्धन m इज इक्वल्स टू, जो डिफिनेशन जो परिभाषा में सूत्र था, प्रतिबिंब की लंबाई, चलिए हम शॉर्टकट में लिख ले रहे हैं, प्रतिबिंब की लंबाई i बटे वस्तु की लंबाई o, तो m इज इक्वल्स टू i बटे o, और i बटे o की वैल्यू आई आपकी -v/u। हाँ तो चलिए बच्चों इसको फटाफट नोट कर लीजिए। जहां आई है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, और ओ है वस्तु की लंबाई, तथा u है प्रतिबिंब की स्थिति, और v है u है वस्तु की स्थिति, तथा v है प्रतिबिंब की स्थिति। चलिए इसे फटाफट नोट करिए। ठीक है, इसे मिटा रहे हैं। इसके पहले जो डेरिवेशन किए, मेरन फार्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v + 1/u, इसकी सहायता से भी हम रेखीय आवर्धन के कुछ सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, दोनों पक्षों में u का गुणा करने पर अगर हम इस इक्वेशन के दोनों साइड u का गुणा करें तो इधर u/f इज इक्वल्स टू u/v प्लस u/u, तो u से u कट जाएगा आपका, तो इक्वेशन आपका बनेगा u/f इज इक्वल्स टू u/v + 1। अगर ये 1 को इधर उठा लाए तो u/f - 1 इज इक्वल्स टू u/v
और इसमें हम f को एलसीएम कर लें तो u माइनस एफ इज इक्वल्स टू यू बटे वी। परंतु अब भी प्रॉब्लम है, इसको अगर हम पलट दें इक्वेशन को तो v बटे यू मिल जाएगा आपको। पलट कर लिखिए इसको तो v बटे यू इज इक्वल्स टू एफ अपॉन u माइनस एफ, और जो रेखीय आवर्धन का सूत्र है m इज इक्वल्स टू माइनस वी बटे यू। तो माइनस वी बटे यू प्राप्त करने के लिए दोनों तरफ, दोनों पक्षों में -1 का गुणा करने पर, अगर हम इस इक्वेशन के दोनों साइड -1 का गुणा कर दें तो ये माइनस वी बटे यू बन जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस एफ अपॉन वी माइनस एफ यू माइनस एफ, या माइनस वी बटे यू इज इक्वल्स टू एफ अपॉन यू माइनस का अंदर इसमें गुणा कर दो एफ माइनस यू बन जाएगा। ये माइनस वी बटे यू ही आपका है रेखीय आवर्धन एम। तो रेखीय आवर्धन एम का फार्मूला प्राप्त हुआ आपको एफ माइनस एफ बटे एफ माइनस वी, सॉरी यू। तो ठीक है बच्चों, इसे आप नोट करिए फटाफट। और अगर मैं इसी इक्वेशन में v का गुणा कर दूं तो देखिए क्या मिलता है। दोनों पक्षों में u के स्थान पे v का गुणा करने पर तो v बटे एफ इज इक्वल्स टू वी बटे वी प्लस वी बटे यू। तो ये आपका v से v कट जाएगा, v बटे एफ इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी बटे यू हो जाएगा, और 1 को इधर उठा लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो v बटे एफ माइनस 1 इज इक्वल्स टू वी बटे यू। तो यहाँ v माइनस एफ बाई एफ इज इक्वल्स टू वी बटे यू। यहाँ पलटना भी नहीं है, केवल माइनस का गुणा कर दीजिए, फार्मूला बन जाएगा। अगर आप माइनस गुणा करेंगे -1 का दोनों पक्षों में गुणा करने पर, चलिए इसके आगे हम इधर देख ले रहे हैं। तो ये f माइनस वी बटे एफ इज इक्वल्स टू माइनस वी बटे यू, या माइनस वी बटे यू इज इक्वल्स टू एफ माइनस वी बटे एफ। इसलिए रेखीय आवर्धन m का एक और फार्मूला मिला आपको f माइनस वी बटे एफ। तो रेखीय आवर्धन m के एक तो I बटे O, दूसरा माइनस वी बटे यू, और तीसरा फार्मूला क्या मिला था मैं खुद भूल गया। तीसरा फार्मूला एफ बटे एफ माइनस यू, और ये वाला फार्मूला आपका एफ माइनस वी बटे एफ। ये रेखीय आवर्धन के कुल 1 2 3 5 कुल 5 फार्मूले हैं। तो इन्हें आप एक ही जगह एक ही लाइन में सारे सूत्र रख याद कर लीजिए। याद है ये फार्मूला हम रेखीय आवर्धन का तब लगाएंगे जब हमें प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई पता होगी, और ये फार्मूला हम तब लगाएंगे जब हमें प्रतिबिंब की स्थिति और वस्तु की स्थिति पता होगी। ये फार्मूला हम तब लगाएंगे जब हमें दर्पण की फोकल दूरी और वस्तु की स्थिति प्राप्त होगी, और ये फार्मूला तब लगाएंगे जब हमें प्रतिबिंब की स्थिति, दर्पण की फोकल दूरी और प्रतिबिंब की स्थिति प्राप्त होगी। तो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग फार्मूले आप अप्लाई कर सकते हैं, पर ये सारे फार्मूले अगर आपको याद रहे तो बहुत बढ़िया है। चलिए मिटा दे रहे हैं इसको हम। अब अगर हम बात करें आवर्धन m की, तो इसकी वैल्यू या तो -1 से कम आएगी
सॉरी 1 से, या तो इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आएगी और या तो इसकी वैल्यू 1 से अधिक आएगी। अगर हम m की वैल्यू I/O ये वैल्यू निकालें तो ये अनुपात हो सकता है 1 से कम आए, छोटी संख्या आए, या 1 ही आ जाए, या तो 1 से बड़ी संख्या आए। अगर ये वैल्यू 1 से कम आती है, 1 से कम मतलब नेगेटिव नंबर कोई आ जाए, तो इसका अर्थ क्या होगा? अगर ये वैल्यू 1 से कम आती है तो यहाँ देखिए बच्चों, अगर ये वैल्यू 1 से कम कब आएगी? जब O ग्रेटर देन I होगा। जब O की वैल्यू I से बड़ी होगी, किसी भी डिनोमिनेटर में, किसी भी भिन्न में अगर हर अंश से छोटा हो जाता है तो ही उसकी वैल्यू 1 से कम आती है। तो 1 से कम आने का मतलब प्रतिबिंब छोटा प्राप्त होगा, तब प्रतिबिंब छोटा होगा। अगर m की वैल्यू 1 आ गई तो प्रतिबिंब क्या होगा? प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? ये 1 तभी आएगा जब I O हो जाए, अर्थात किसी बिंदु की अंश हर के बराबर हो जाए तो ही उसका अनुपात 1 आएगा। तो जब I की वैल्यू O के बराबर होगी अर्थात प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा। I O हो जाएगा, यहाँ पर I लेस देन हो जाएगा आपका O से। और यदि m की वैल्यू 1 से अधिक आ जाए तो देखिए इसी रेशियो में अगर m की वैल्यू 1 से अधिक आ जाए, ये कब पॉसिबल है? जब हर बड़ा हो, I ग्रेटर देन O हो, अर्थात m की वैल्यू अगर 1 से अधिक आती है तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा। तो ध्यान है बच्चों, यदि किसी दर्पण का रेखीय आवर्धन 1 से छोटी संख्या प्राप्त होती है तो उसका अर्थ यह हुआ कि प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में छोटा प्राप्त होगा। और यदि रेखीय आवर्धन ठीक 1 के इक्वल है, 1 के बराबर है, तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा। जितने साइज का की वस्तु होगी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। और यदि रेखीय आवर्धन 1 से बड़ी संख्या प्राप्त हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा होगा, अर्थात छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा और इस